हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित। वेलकम बैक टू अवर चैनल। इस वीडियो में करेंगे आपके नेवी एसएसआर के लिए साइंस के क्वेश्चंस। देखिए, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करवा दूँ लास्ट के दिनों में। जीके की भी वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो 50-50, 60-60 क्वेश्चंस की, कुछ 100 क्वेश्चंस की भी प्रोवाइड करूँगा। इस वीडियो में हम साइंस के 50 क्वेश्चन करेंगे। देखिए, फिजिक्स के मैंने इसमें 30 क्वेश्चन रखे हैं, केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन रखे हैं और बायोलॉजी के 10 क्वेश्चन रखे हैं। इस तरीके से आपके टोटल 50 क्वेश्चन हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। सही करने का टारगेट 40+ का रहेगा। ये जो वीडियो है, इसके जो क्वेश्चंस का लेवल है वो इजी टू मीडियम लेवल का है। स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स होते हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, उन्हीं स्टार्टिंग के 2-2 चैप्टर से मान के चलो हमने 50 क्वेश्चन लिए हैं। अगर इनमें भी आपका 45 के आसपास नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं फिर आपकी साइंस काफ़ी कमज़ोर है। हालांकि इस बार सेक्शनल मार्किंग नहीं है, पिछली बार भी नहीं थी, तो ऐसा नहीं है कि आप किसी सेक्शन में नहीं करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन फिर भी आपको सारे सेक्शन का ध्यान रखना है, क्योंकि इंडियन नेवी के पास ये राइट्स होते हैं कि वो किसी भी टाइम किसी भी सेक्शन की जो कट ऑफ मार्क्स है वो लगा सकते हैं, है ना। तो आपको हर एक सेक्शन में स्कोर करके आना है। ये वीडियो देखने के बाद इसका टेस्ट भी कराऊंगा टेलीग्राम पे क्विज के रूप में। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। अभी तक आप में से किसी ने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, या फिर टेलीग्राम पे सर्च करो @AnkiSingh38। हमारा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लो। रात 9 बजे इसी वीडियो का क्विज होगा। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बढ़िया क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो एक तरफ आपके पास मात्रक लिखे हैं, दूसरी तरफ आपके पास, एक तरफ मात्रा है, दूसरी तरफ मात्रक है। तो मैं मिला देता हूँ। डी नंबर देखिए, दाब, दबाव, सही है, पास्कल। ऊष्मा, जूल, ये भी सही है। लेंस की क्षमता, डायोप्टर होता है, ये भी सही है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता की यूनिट एसआई यूनिट क्यूरी होती है, तो गलत सोच रहे हैं। इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो होती है बेकुरल, क्यूरी नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपको पहचानना था, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक। द एसआई यूनिट ऑफ यंग इलास्टिक कॉफिशियंट इज। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक नहीं पता है तो याद कर लेना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। सी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। स्टेज 2 में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती, स्टेज 1 में रहती है। तो स्टेज 2 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आता है उस पर आप तुक्का लगाएंगे। अगर सही हो गया तो मार्क्स जुड़ जाएगा, अगर सही नहीं होता है तो कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा। जितने आपके इस वीडियो में सही होंगे उतने आपका स्कोर हो जाएगा। निम्नलिखित में से तापमान की एसआई यूनिट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर? एग्जाम में पूछी जाती है, काफ़ी बार गलत कर देते हो, मत करना। केल्विन एसआई यूनिट होती है आपकी टेम्परेचर की। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का मात्रक नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी? फोर्थ नंबर का राइट आंसर बताइए। जूल आपको पता है ऊर्जा का मात्रक है, वाट घंटा भी है, न्यूटन मीटर भी है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं है। अच्छा, ऊपर के 3 ऑप्शन आपने पढ़े, तीनों आपको पता है कि ये आपके ऊर्जा का मात्रक है, तो बिना सोचे समझे आपको डी नंबर पे क्लिक कर देना है, क्योंकि 3 तो ऊपर के सही हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है दीप्त तीव्रता। अच्छा, इसको ज्योत तीव्रता के नाम से भी आप जानते हो, जिसे इंग्लिश में ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं। तो इसको मापने के लिए एसआई यूनिट क्या है? व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ फॉर मेजरिंग ल्यूमिनस इंटेंसिटी? ऑप्शन है, टिक करिए। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम कैंडेला से मापते हैं। बी नंबर 100% करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन। मात्रक से रिलेटेड मैंने केवल 7 क्वेश्चन रखे हैं, 7 में काफ़ी कवर कर दिया है। तो ये सूची 1 है जिसमें भौतिक राशियां हैं, सूची 2 है जिसमें आपकी इकाइयां हैं। इनको आपको मिलाना है। देखिए, दूरी आपकी प्रकाश वर्ष की यूनिट है, तो दूरी को आप थर्ड से मिला देंगे। तो 1 का 3, ए का 3, पदार्थ की मात्रा मोल, तो ए का 3, बी का 1, सी का विद्युत आवेश की मात्रा कूलाम। बस एक जो बचा आपके पास ऊर्जा, वो आपका वाट घंटा होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो गया? ए नंबर। ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का
राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट है आपका मात्रक से रिलेटेड क्वेश्चन। इसमें भी दो लिस्ट है, मिलाना है। एक तरफ भौतिक राशि है, एक तरफ इकाइयाँ हैं। त्वरण की इकाई आपको पता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, 4 से मिल जाएगा। बल की इकाई यूनिट होती है, 3 से मिल जाएगा। कार्य की यूनिट जूल होती है, 1 से मिल जाएगा। बस एक जो बचा आपके पास सोचना ही नहीं है, उससे मिला देना आपको। तो 7 का जो राइट आंसर होगा वो डी नंबर होगा। ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। डी नंबर पे आप टिक कर देंगे, राइट आंसर होगा। ये 7 क्वेश्चन थे जो मात्रक से मैंने रखे। अब दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा स्टार्टिंग के। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका या फिर उसकी, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज डबल्ड देन इट्स। ऑप्शन पढ़ लीजिए और बता दीजिए जो राइट आंसर आपको लगता है। मुझे लगता है सी नंबर, कि अगर किसी चलती हुई वस्तु के वेग को आप दोगुना कर देंगे तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो 4 गुना हो जाएगी। ये चलती हुई वस्तु है तो इसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो के बराबर क्या होती है, हाफ mv² होती है। कहा गया है कि जो वेग है इसको दोगुना कर दिया गया है, तो जो नई गतिज ऊर्जा है वो क्या होगी, हाफ mv² की जगह पे आप 2v का होल स्क्वायर कर देंगे। अच्छा, के डैश बराबर हाफ m, ये क्या हो जाएगा, 4v² हो जाएगा। सिर्फ एक काम आपको करना है, 4 को आपको इस साइड रख देना है, बाकी आपको थोड़ा एक साथ ऐसे करके 4 को बस हमने इधर ले लिया। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बनाइए। अब ये क्या लिखा है, के बराबर हाफ mv²। तो ये जो हाफ mv² लिखा है इसकी जगह पे हम के लिख सकते हैं। के डैश बराबर क्या आ गया, 4k आ गया। तो इसका मतलब ये है पहले के थी हाफ mv², जब v को दोगुना कर दिया गया तो जो नई गतिज ऊर्जा है, जो नई काइनेटिक एनर्जी है वो आपकी पुरानी वाली की 4 गुना हो गई, 4k हो गई। तो ऑप्शन नंबर सी। 2-3 प्रकार से इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, राइट आंसर हमेशा 4 गुना ही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बल की परिभाषा आती है न्यूटन के। द डेफिनेशन ऑफ फोर्स कम्स न्यूटन। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार आया हुआ है। आप अगर बी नंबर टिक कर रहे हैं तो गलत है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। बल की परिभाषा न्यूटन के प्रथम नियम से दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए 10th नंबर, न्यूटन का जो पहला नियम होता है इसको क्या कहते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं, इंग्लिश में लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। देखिए 10 क्वेश्चन हुए। मैंने टेलीग्राम पे आपको बताया कि जो हमने आपके लिए टेस्ट सीरीज बनाई हैं वो मैंडेटरी हैं आपके लिए। एसएसआर वाले तो कोई भी मत छोड़ना, क्योंकि इससे बेहतर मौका आपको नहीं मिलेगा। आपने फॉर्म भरा था 1365 वैकेंसी के लिए, आपका जो फॉर्म है वो हो गया 4165 के लिए, क्योंकि 2 बैच कंबाइन कर दिए गए। तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एग्ज़ाम निकालो, आपका फिजिकल मेडिकल ओके है तो 100% आपका सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। हमने एसएसआर के लिए स्टेज 2 के लिए 20 टेस्ट बनाए हैं। ये टेस्ट स्टेज 2 के लिए मैंडेटरी हैं आप सभी के लिए। इन टेस्ट में टोटल 2000 क्वेश्चन है। अगर आपने 10-20 टेस्ट लगा लिए, 2000 क्वेश्चन तैयार कर लिए, तो इस बार आपका एसएसआर में सिलेक्शन होने से कोई भी नहीं रोक सकता। मैं कभी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूं, लेकिन इस बार मैं कर रहा हूं कि 100% आपका सिलेक्शन होगा और आपने इन चीज़ों को तैयार कर लिया। देखिए, अगर आपको फिजिक्स पढ़नी है तो फिजिक्स की महा पीडीएफ है। जीके तैयार करनी है तो जीके की ये 2500 क्वेश्चन की महा पीडीएफ है, जिनका लिंक आपको इन सभी का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बचे हुए टाइम में आप पीडीएफ तो नहीं तैयार कर पाएंगे, लेकिन टेस्ट सीरीज जरूर तैयार कर पाएंगे, तो टेस्ट सीरीज तैयार कर लीजिए। एमआर के लिए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमआर की स्टेज 1 की कट ऑफ आपकी स्टेट वाइज गई है, एसएसआर की भी गई है। एसएसआर की स्टेज 2 की जो कट ऑफ है वो स्टेट वाइज जाएगी, लिए एमआर में चेंज हो चुका है। एमआर की जो स्टेज 2 की कट ऑफ है वो अब ऑल इंडिया जाती है। तो नेवी एमआर के लिए भी ये टेस्ट सीरीज हमने बनाई 20 इसीलिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाओ। इस टेस्ट सीरीज में टोटल 1000 क्वेश्चन हैं जो आपको तैयार करना है, और इस टेस्ट का जो टारगेट है, हर टेस्ट में आपको कम से कम 35+ आंसर सही करने हैं, 35+ आपको स्कोर रखना है। अगर एमआर की बात करूँ तो पिछले बैच में जो कट ऑफ है वो 35 गई थी ऑल इंडिया,
आप किसी भी स्टेट से हो, अगर आपने 10 नंबर, 12 नंबर, 17, 18 नंबर लेके सिलेक्शन ले लिया स्टेज 1 में, तो स्टेज 2 आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि जो कट ऑफ है वो स्टेट वाइज अब नहीं बनेगी, ऑल इंडिया बनेगी। 35 बनी थी, तो इस बार भी लगभग उतना ही टारगेट आप रखिए। तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये टेस्ट सीरीज लगा लीजिए। अगर PDF नहीं लिया तो ये हमारा महा PDF है 4000 क्वेश्चन का। बहुत टाइम है हमारे पास। 4000 क्वेश्चन का PDF है, GK है, साइंस है, मैथ है, और पूरा ऑफिशियल जो सिलेबस है चैप्टर वाइज दिया हुआ है। तो इन PDFs को डाउनलोड करो, टेस्ट सीरीज लगाओ, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? व्हेन द मूविंग बस सडनली अप्लाइज ब्रेक्स, द पैसेंजर्स सिटिंग इन इट फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, बाय whom कैन दिस बी एक्सप्लेन। बहुत आसान है, टिक कर दीजिए। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। इसको आप न्यूटन के पहले नियम से समझा सकते हैं, जिसे जड़त्व का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12th नंबर क्वेश्चन। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑन विच प्रिंसिपल डज द रॉकेट वर्क्स? टिक करिए राइट आंसर। देखिए ये न्यूटन के तृतीय नियम पे कार्य करता है, रॉकेट का सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन है किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? एट वॉट टेम्परेचर इज द डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम? 13th का राइट आंसर बताइए। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो आपका मैक्सिमम होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपवर्तित रहेगा, विल रिमेन अनचेंज्ड व्हेन द क्वांटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज। समझ लीजिए कोई वस्तु है, उसकी मात्रा, क्वांटिटी में अगर आप परिवर्तन कर रहे हैं तो क्या नहीं बदलेगा? क्वांटिटी में परिवर्तन करेंगे, आयतन बदल जाएगा, उसका भार भी बदल जाएगा, द्रव्यमान भी बदल जाएगा, लेकिन उसके घनत्व पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हो कि स्टार्टिंग के तीनों हम जानते हैं कि आयतन, भार, द्रव्यमान, इन सब में परिवर्तन हो जाएगा। अगर मात्रा में परिवर्तित करेंगे तो डी पे क्लिक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? वॉट कॉजेस क्लाउड्स टू फ्लोट इन द एटमॉस्फेयर? राइट आंसर टिक करिए। निम्न घनत्व के कारण बादल जो होते हैं, ये आपके लो डेंसिटी के कारण वायुमंडल में तैरते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है, क्यों? इंक कम्स आउट ऑफ द फाउंटेन पेन इन एन एरोप्लेन या एयरप्लेन बिकॉज। ऑप्शन पढ़ लीजिए, टिक कर दीजिए। क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से जो वायु का दाब है, जो एयर प्रेशर है, उसमें कमी आ जाती है, वो कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, डिक्रीज हो जाता है एयर प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17th नंबर क्वेश्चन। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? वाई डू वी स्लिप ऑन शैम्पाई रोड्स? दलदली सड़कें हैं, कीचड़ भरी सड़कें हैं, तो उसमें हम फिसल क्यों जाते हैं? या गाड़ियाँ फिसल जाती हैं, आप भी चलोगे फिसल जाओगे, क्यों होता है ऐसा? ऐसा होता है आपके घर्षण की कमी के कारण। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमारे बीच और पृथ्वी के बीच में एक बल कार्य करता है, जो है आपका घर्षण बल। अगर दोनों के बीच में कुछ भी आएगा तो घर्षण की कमी हो जाती है। कीचड़ आएगा, देखिए जो टायर्स होते हैं, जो चप्पल्स होती हैं, टायर्स का ही एग्जांपल ले लें, तो उसमें कट्स बनाए जाते हैं, प्लस रेशे भी लगे होते हैं नए टायर्स में, आप देखे होंगे। वो इसीलिए होते हैं ताकि पृथ्वी से उस टायर का संपर्क बना रहे। संपर्क अच्छा रहेगा, घर्षण की कमी नहीं होगी। घर्षण की कमी नहीं होगी, टायर नहीं फिसलेगा। जब भी कीचड़ वगैरह होता है या फिर टायर के जो कट्स होते हैं, जो रेशे होते हैं, कम हो जाते हैं, घिस जाता है टायर, तो वो फिसलता है। वो क्यों फिसलता है? क्योंकि पृथ्वी से उस टायर का संपर्क अच्छे से नहीं हो पाता है, जिससे जो घर्षण बल है उसकी कमी हो जाती है। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का घोतक है या फिर किस बात का यह संकेत होता है? व्हेन द मर्करी ऑफ द बैरोमीटर ड्रॉप्स सडनली, वॉट डज इट इंडिकेट? ऑप्शन से टिक कर दीजिए। आसान है, आंधी या फिर झंझावत की संभावना। झंझावत मतलब तूफान की संभावना। अगर बैरोमीटर के पाठांक में अचानक से गिरावट हो जाए तो उसका मतलब ये होता है, तूफान का ये संकेत होता है, आंधी तूफान का।
क्वेश्चन देखिए, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी ये क्वेश्चन, एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ऑन द सन। टिक करिए राइट आंसर बी नंबर। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण नभ की संलयन के द्वारा होता है। अच्छा, इसी को थोड़ा सा लैंग्वेज बदल के पूछ लिया जाता है कि सूर्य की जो ऊर्जा है ये उत्पन्न होती है कैसे। द एनर्जी ऑफ द सन इज जनरेटेड बाय न्यूक्लियर फ्यूजन, नभ की संलयन के द्वारा। तो पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम है, बस थोड़ी सी क्वेश्चन में लैंग्वेज चेंज है। अगला क्वेश्चन देखिए, डायनमो से रिलेटेड क्वेश्चन ये है कि डायनमो परिवर्तित करता है, डायनमो कन्वर्ट्स, क्या परिवर्तित करता है। डायनमो एक यंत्र होता है, तो ये जो यंत्र होता है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश वोल्टी सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड बाय कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी यूजिंग वोल्टेक सेल। 22 का राइट आंसर टिक करिए। प्रकाश वोल्टी सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस में होता है। सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है, इलेक्ट्रिसिटी का। ऑप्शन नंबर इलेक्ट्रिक एनर्जी का बी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या फिर लेटते हैं गद्दे पर तो उसका जो आकार है वो परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में क्या पाया जाता है। वेन वी सिट ऑन अ सीट विथ अ रबर मैट्रेस और लाई ऑन मैट्रेस इट शेप्स चेंजेस, सच अ सब्सटेंस इज फाउंड इन। तो ऐसे जो पदार्थ होते हैं जिनमें हम बैठते हैं लेटते हैं तो उनका जो आकार है वो बदल जाता है। तो कौन सी ऊर्जा होती है उसमें। उसमें होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी, जिसे हिंदी में स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव काइनेटिक एनर्जी। ऑप्शन पढ़िए, काफ़ी बार पढ़े होंगे। चली हुई गोली चली हुई है, बहता हुआ पानी है, चलता हुआ हथौड़ा है, खींचा हुआ जो धनुष है वो स्थिर अवस्था में है क्योंकि वो खींचा हुआ है ना, चल नहीं रहा है। तो इसमें आपकी गतिज ऊर्जा नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर, जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा। व्हेन द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट डबल्स इट्स काइनेटिक एनर्जीज। ऑप्शंस हैं, आप देख के बताइए सही आंसर क्या है। अभी ऊपर मैंने समझाया था कोई भी वस्तु है तो उसकी अगर गति दोगुना कर देंगे तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 4 गुनी हो जाएगी, है ना। तो सेम वही क्वेश्चन है, मैंने बोला था लैंग्वेज बदल के भी पूछता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है। द यूज ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक्स इन सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल्स इज एक्चुअली अ डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ विच लॉ। तो जो ब्रेक्स होती हैं वो आपकी पास्कल के नियम पे आधारित होती हैं, 12th में पढ़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, पूरा चैप्टर है ना। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग होती है। व्हेन मिल्क इज चर्नड वाइगरसली व्हाई डज द क्रीम सेपरेट फ्रॉम इट। 27 का राइट आंसर बताइए। राइट आंसर अब केंद्रीय बल के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर फोर्स। 28 का राइट आंसर बताइए। इनमें से जेट जो होता है ये आपका रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है, जेट। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट हाइट ऑफ अ सिंक्रोनस सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑन द अर्थ। पहले भी पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा तो याद कर लो।
36,000 किलोमीटर होती है। ए नंबर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर क्वेश्चन। सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? बाय व्हाट कैन अ मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड बी सेपरेटेड? 30 नंबर का राइट आंसर बताइए। ऊर्ध्वपातन के द्वारा, जिसे इंग्लिश में सब्लिमेशन कहते हैं। ए नंबर राइट आंसर होगा। अब आपके ये केमिस्ट्री क्वेश्चन स्टार्ट है ना। पदार्थ की निम्नलिखित में से किस अवस्था को बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट के नाम से भी जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ मैटर इज ऑल्सो नोन एज बोस आइंस्टीन कंडेंसेट? ऑप्शन है बताइए। तो पदार्थ की पांचवी जो अवस्था है इसको हम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु अभाज्य है, यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? हु एमंग द फॉलोइंग प्रपोज्ड दैट एटम इज प्राइम? ऑप्शन है आपके पास। अच्छा, थोड़ा सा इंग्लिश में मिस टाइपिंग होगी क्योंकि गूगल से ही ट्रांसलेट करते हैं। तो गूगल क्या करता है कि जो शब्द है उसको जो समझ आता है वो ट्रांसलेट कर देता है। तो परमाणु अभाज्य है ना 32 का राइट आंसर। ये डाल्टन ने प्रस्तावित किया था। ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है? हु एमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी? 33 का राइट आंसर। फादर ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी जॉन डाल्टन। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नहीं भी आ रहा तो तुक्का लगाते जाइए, स्टेज 2 में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। 34 नंबर, परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? हु डेवलप्ड द मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर? 34 राइट आंसर बताइए। बोहर तथा रदरफोर्ड ने, है ना। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए स्टेज 2 में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसलिए कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा चली जाती है, तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है। नेगेटिव मार्किंग आपके लिए भी नहीं है। अगर आपको 30 आते हैं 30 करके आओगे, बाकी तुक्का अगर लगा के आओगे तो उसमें 15-20 तो आपके भी सही होंगे ना। रदरफोर्ड का पतले स्वर्ण पर्ण पर अल्फा कण किरणन प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑन थिन गोल्ड फॉइल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन टिक करिए। तो किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? परमाणु नाभिक की खोज के लिए। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर है, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग टेस्ट प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ? ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए। सारे क्वेश्चन वही करवा रहा हूँ, चाहे वो आपको हल्का भी लगे, लेकिन वो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। परमाणुओं में न्यूक्लियस की मौजूदगी को सिद्ध किया। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी पतली स्वर्ण पन्नी में अल्फा कणों का प्रकीर्णन किसकी उपस्थिति का संकेत करता है? द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम थिन गोल्ड फॉइल इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ? बताइए राइट आंसर। ये संकेत करता है किसी परमाणु के केंद्र में धनावेशित नाभिक का। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला देखिए क्वेश्चन है, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? व्हाट आर द 3 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एन एटम? 38 का राइट आंसर बताइए। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। एक परमाणु के जो आधारभूत अवयव हैं वो हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। नाभिक में कोई भी परमाणु है उसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 39 नंबर है, परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स? अभी मैंने आपको समझाया नाभिक में क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिना सोचे समझे
इसका टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर, वनस्पति शास्त्र का जनक, फादर ऑफ बॉटनी, किसको कहते हैं? थियोफ्रेस्टस को। अब आपके यहाँ पे क्वेश्चन जो हैं, अभी आपने जो केमिस्ट्री करे वो 9 क्वेश्चंस करे हैं, एक लास्ट में रखा है। अब आपके 10 क्वेश्चन बायोलॉजी के स्टार्ट होते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? वॉट इज स्टडीड इन माइकोलॉजी, अ ब्रांच ऑफ अ प्लांट साइंस। 41 का राइट आंसर बताइए। इसमें हम अध्ययन करते हैं फंगस का, फफूंद का। ए नंबर राइट आंसर। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? हुज स्टडी इज ट्री कल्टीवेशन। ट्री कल्टीवेशन, वृक्ष संवर्धन वृक्षों एवं वनस्पति खेती का अध्ययन है। इसमें वृक्ष संवर्धन में वृक्षों और वनस्पति की खेती का अध्ययन किया जाता है। ए नंबर राइट आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड। बताइए क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला देखिए 44 नंबर, जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें कवक का अध्ययन किया जाता है। इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच फंगी आर स्टडीज। तो कवक का अध्ययन किस में किया जाता है? फंगी का। अभी ऊपर ही आपने पढ़ा था शायद, माइकोलॉजी है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें 45 नंबर क्वेश्चन, वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी ने प्रस्तुत किया? विच बोटेनिस्ट प्रेजेंटेड द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। वो जो वैज्ञानिक था, वनस्पति विज्ञानी, वो कहाँ का था ये पूछा गया, जिसने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रेजेंट किया। तो वो था आपका एक स्वीडिश वैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड बैक्टीरियम। टिक करिए। डी नंबर, जीवाणु बैक्टीरिया की खोज किसने करी? ल्यूवेनहॉक ने करी। अगला क्वेश्चन देखिए 47 नंबर, जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है। डू नॉट अकर इन बैक्टीरियल सेल। 47 का राइट आंसर, जीवाणुविक कोशिकाओं में सूत्रकणिका, स्पिंडल नहीं होता है। डी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है। द फोटोसिंथेटिक अपरेटस फाउंड इन बैक्टीरिया इज कॉल्ड। क्या कहते हैं? वर्णकी लवक कहते हैं ना, क्रोमोफोर। डी सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बायोलॉजी का लास्ट क्वेश्चन, मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? और विच इज़ द फ्री लिविंग बैक्टीरिया विच इंक्रीजेज द यील्ड ऑफ पैडी इन द सॉइल। क्वेश्चन ये सारे जो हैं पूछे गए हैं पहले, जो इनमें आसान आसान क्वेश्चन भी आप देख रहे हैं वो भी पूछे जा चुके हैं। राइट आंसर, मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला जो मुक्त जीवी जीवाणु है वो है एनाबीना। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने केमिस्ट्री के 9 क्वेश्चंस करे थे, एक छूट गया था, वो लास्ट में रख दिया है। एन कोष जो होता है, एन जो सेल होता है, आसान क्वेश्चन है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन सेल, बता दीजिए। पहले ही चैप्टर का ये कोई क्वेश्चन है और राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एन कोष, एन सेल में इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या है वो 32 होती है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये थे इस वीडियो के 50 क्वेश्चन साइंस के। टारगेट आपको 45 का मिला था, तो 50 में से आपके कितने सही हुए? देखिए क्वेश्चंस इजी टू मीडियम लेवल के थे, और इसमें अगर आपके 45 प्लस नहीं सही हुए हैं तो कहीं ना कहीं आपकी साइंस गड़बड़ है, क्योंकि स्टार्टिंग के 2 चैप्टर से मिला के मैंने इसके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी क्वेश्चन इसमें कराए हैं। आगे के और भी चैप्टर्स कराऊंगा। फिजिक्स एसएसआर में बढ़िया लेवल की आती है, 15-15 न्यूमेरिकल मिलते हैं। अगर न्यूमेरिकल कम हुए तो थ्योरी बेस वाला, अगर आपने हमारी फिजिक्स की महापीडीएफ पढ़ी है तो थ्योरी वाले से भी आप 10-12 नंबर ले आओगे तो उसमें सिलेक्शन हो जाएगा, उतना काफ़ी रहेगा। लेकिन फिर भी
न्यूमेरिकल्स आपको आने चाहिए। अगर आप एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो पूरी जो 12th की फिजिक्स है वो आपको तैयार होनी चाहिए। हर एक चैप्टर का डिटेल पता होना चाहिए, हर एक चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो पता होने चाहिए। एक एक न्यूमेरिकल्स को कम से कम 3-3, 4-4 बार जब लगाओगे, प्रैक्टिस करोगे, तभी स्पीड बनती है और तभी एग्जाम में जो न्यूमेरिकल है वो आसानी से स्टूडेंट कर पाता है। और जो मॉक टेस्ट होते हैं वो यही काम करते हैं। मॉक टेस्ट क्या करके देते हैं? आपकी स्पीड बनाते हैं, आपकी प्रैक्टिस करवाते हैं। एक मॉक टेस्ट लगाओगे, अगर आप फिजिक्स का ही लगाओगे, उसमें जब आप देखोगे कि हमें 8 ही नंबर आए, इसमें जो थ्योरी बेस है न्यूमेरिकल में एक भी लगा नहीं पाए, अगर यहाँ नहीं लगा पाए हो तो एग्जाम में भी नहीं लगा पाओगे। तो इसका मतलब है जितने ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट आप लगा सकते हो लगाइए। अगर आपने किसी और प्लेटफॉर्म पे, टेक्स्ट बुक वगैरह पे अगर आपने मॉक टेस्ट ले रखे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जो मॉक टेस्ट हैं उनको भी परचेज़ करिए और लगाइए। 100-200 रुपये में आपका कुछ नहीं चला जाएगा, लेकिन सिलेक्शन हो गया तो ये भी आपको पता है कि आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, राइट। तो ये 10 दिन बचे हैं, जितने दिन आपके पास हैं। एमआर के लिए तो काफ़ी दिन है, 15 से 20 दिन है। तो टेस्ट सीरीज लगा लेना, जो वीडियोस करवा रहा हूँ ये करवा लेना। अगर हमारी ये 10 दिन 15 दिन की वीडियोस से अगर 5 से 7 क्वेश्चन भी आपको जीके से मिल गए, अगर 3 से 5 क्वेश्चन इसके साइंस के भी मिल गए तो इतना काफ़ी रहेगा। एक एक नंबर, आधे आधे नंबर से लोगों का सिलेक्शन रुक जाता है। वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है इस बार, तो सिलेक्शन नहीं रुकेगा आप लोगों का। अगर थोड़ा ही भी पढ़ाई आपने अच्छे से करी है, डेडिकेशन से नहीं करी है, स्टेज 1 निकल गया है, तो अभी भी समय है, आप डेडिकेशन के साथ लग जाइए। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लेंदी हो रही है, हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। बाय।